तो बेटा हमने नॉर्मेलिटी में पहले देखा था कि नॉर्मेलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, और नॉर्मेलिटी में जिस तरह से मोलैरिटी में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल सेम आप क्वेश्चन नॉर्मेलिटी में कर सकते हो। और नॉर्मेलिटी में करना कितना सा है, बस मोलैरिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर। तो आप कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करिए, और जो क्वेश्चन भी आपने मोलैरिटी में किए थे बिल्कुल सब के सब वैसे ही नॉर्मेलिटी में अगर क्वेश्चन आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है सिवाय कन्वर्जन फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के। आप कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन इजीली कर लीजिए। उसके बाद हमने समझा था कि कन्वर्जन भाई नॉर्मेलिटी कैसे किसी आयन के लिए, जैसे वहाँ समझा था एस, जैसे वहाँ मोलैरिटी आयन के लिए समझी थी, फिर यहाँ पे नॉर्मेलिटी आयन के लिए समझी थी, फिर जैसे वहाँ पर हमने मिक्सचर के लिए मोलैरिटी को समझा था, हमने यहाँ पे नॉर्मेलिटी को मिक्सचर के लिए समझा था। बस नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन था, क्योंकि नॉर्मेलिटी के अंदर हमने जब सेम नेचर की चीज़ों को लिया था तो उसका तरीका सिग्मा एन वी अपॉन सिग्मा वी था। उसके अलावा अगर अपोजिट नेचर की चीज़ें आ गई थी और एसिड थे बेसिस थे तो एसिड के इक्विवेलेंट्स को हमने अलग निकाल लिया था सिग्मा एन ए वी ए, और बेसिस के इक्विवेलेंट्स को हमने अलग निकाल दिया था सिग्मा एन बी वी बी। इसके बाद उनके डिफरेंस को ले लिया था, क्योंकि एसिड के इक्विवेलेंट्स बेस के इक्विवेलेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एसिड के इक्विवेलेंट्स बेस के इक्विवेलेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसके बाद हमने टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था, वो सब आप डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मेलिटी अगर हमें रिएक्शंस के अंदर देखनी है तो क्या हो सकता है। रिएक्शंस में हमने क्या वर्कआउट किया था मोलैरिटी के अंदर। रिएक्शंस में हमने मोलैरिटी में ये देखा था कि भाई मोलैरिटी में होता क्या था कि आपका, आप देखिए या तो इक्वल मोल्स रिएक्ट कर रहे थे या अनइक्वल मोल्स रिएक्ट कर रहे थे। अब हमें उसी चीज़ को यहाँ पर देखना है। एक पहला टाइप हमारे पास ये है कि अगर इक्वल मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो देखिए Na Nb रिएक्ट करेगा, तो हमने वहाँ पर मोलैरिटी के केस में M1B1 इजिकल टू M2B2 लगाया था। अगर नॉर्मेलिटी का केस लें तो नॉर्मेलिटी में यही चीज़ N1B1 इजिकल टू N2B2 हो जाएगा, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक, दूसरा केस था हमारा अनइक्वल मोल्स आर रिएक्टिंग। अनइक्वल मोल्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो अनइक्वल मोल्स में यानी N1A, इसके मोल्स N1 है, इसके मोल L2 हैं। बैलेंसिंग के बाद हमें पता चला कि अनइक्वल मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अगर अनइक्वल मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था कि भाई M1B1 इजिकल टू M2B2 नहीं हो सकता, बल्कि हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ा था M1B1 अपॉन N1 इजिकल टू M2B2 अपॉन N2, इस तरीके से लगाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। N1B1 बराबर N2B2 आप आराम से लगा सकते हो। N1B1 बराबर N2B2 आप आराम से लगा सकते हो। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये N1B1 इजिकल टू N2B2 जो आपने लगा दिया, आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों, ये तो कहीं भी लगाया जा सकता है, चाहे बैलेंसिंग हो चाहे ना बैलेंसिंग हो, चाहे मोल्स रिएक्ट करें इक्वल करें चाहे अनइक्वल करें। इसका मतलब रिएक्शन में बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें, अगर हम N1B1 इजिकल टू N2B2 का इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। सवाल इस बात का उठा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या होता है ये N1B1। तो ये N1B1 हमने जब गहराई से समझा तो इसकी डेफिनेशन में आप पहले ही जा चुके हो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम आप लीटर में ले लेते हो तो इस तरीके से आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही तो आएंगे। तो N और V का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या दे रहा है, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही तो दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर एक्चुअली जो N1B1 बराबर N2B2 कर रहे हैं, एक्चुअली हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को दूसरे के बराबर कर रहे हैं। सवाल उठा ये क्यों करते हैं, ये कैसे करते हैं। चलो इसको देखते हैं क्यों ऐसा होता है। देखने में पता चला कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की वजह से हम ऐसा करते हैं। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, during any reaction equal equivalents are reacted and equal equivalents are formed, equally react करते हैं और equal ही बनते हैं। इसके बाद हम जरा देखते हैं एक एक एग्जाम्पल लेकर कि सपोज करिए A और B आपस में रिएक्ट करते हैं, N1A N2B, P और Q प्रोडक्ट बनता है। मान लीजिए कि A के वेट, A का W1 दिया हुआ है, B का W2 दिया हुआ है, A का W1 दिया है, B का W2 दिया हुआ है। यहाँ पर A का इक्विवेलेंट वेट E1 दिया है, यहाँ पे B का इक्विवेलेंट वेट E2 दिया है। तो हमने वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लिए, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए। सपोज करिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एन एग्जाम्पल हम ये मान लें
कि अगर ए के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी तरीके से जो भी मैटर दिया है वो 3 आते हैं और बी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 5 आते हैं शुरू में, और वहाँ पर पी और क्यू बिल्कुल 0 0 था क्योंकि बिफोर रिएक्शन वो 0 0 बन रहा है। फिर मैंने कहा था कि इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं और इक्वल बनते हैं। तो याद रखिएगा, पहले तो हम ये सिलेक्ट कर लें कि कौन लिमिटिंग रीजेंट होता है। हमने मोल कॉन्सेप्ट के तरीके से पिछले लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में लिमिटिंग रीजन के बारे में समझा था। अब हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के तरीके से लिमिटिंग रीजन को समझते हैं। याद रखिएगा, जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उन रिएक्टेंट्स में से जिसके सबसे कम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो लिमिटिंग रीजेंट होता है। यहाँ 2 रिएक्टेंट थे, यहाँ पे इसका 3 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स थे, यहाँ के 5 इक्विवेलेंट्स थे, तो इसके 3 थे तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। जिसके कम होंगे वही लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। और याद रखिएगा, वही रिएक्टेंट होंगे, वही इक्विवेलेंट्स होंगे जो कि पूरे में रिएक्ट करेंगे। तो 3 ने 3 के साथ रिएक्ट किया, 0 बचा। 5 ने 3 के साथ रिएक्ट किया, 2 बचा। जितने रिएक्ट करते हैं उतने ही बनते हैं। 0 में अगर 3 बन जाएंगे तो +3 फाइनली 3 आए, 0 में अगर +3 बन जाएंगे तो फाइनली 3 आए। इसका मतलब रिएक्शन के दौरान देख रहे हैं आप कि 3 ही रिएक्ट कर रहे हैं, 3 ही बन रहे हैं, यानी इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, इक्वल इक्विवेलेंट्स बन रहे हैं। रिएक्शन से पहले हो सकता है रिएक्टेंट अलग अलग हों, रिएक्शन के बाद हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट्स अलग अलग हों। यहाँ पर देखिए, रिएक्शन से पहले ये 3 थे, ये 5 थे इक्विवेलेंट्स। यहाँ पर देखिए, रिएक्शन के बाद ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है। लेकिन ड्यूरिंग रिएक्शन देखिए तो 3 ही रिएक्ट कर रहे हैं और 3 ही बन रहे हैं। इसीलिए ये बात कही गई कि इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं और इक्वल इक्विवेलेंट्स ही फॉर्म्ड होते हैं। इस पर बेस्ड मेरा पूरे के पूरे वॉल्यूमेट्रिक के क्वेश्चंस और पूरा आपका फिजिकल बेस्ड है। हर चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट लग जाता है। जहाँ भी केमिकल रिएक्शन आएगी वहाँ पे ये चैप्टर लगेगा, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर चाहे वो केमिकल रिएक्शन किसी भी चैप्टर के अंदर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन बने तो किस किस तरह से बन जाएंगे। मान लीजिए वेट रिलेशनशिप की बात की जाए कि भाई सपोज करिए किसी एक का वेट दिया है, दूसरे का वेट पता किया है क्वेश्चन के अंदर, तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि इसके इक्विवेलेंट्स निकालो, उसके इक्विवेलेंट्स निकालो। अब वेट के इक्विवेलेंट, इसका वेट तो दे दिया, ये W1 दे दिया, ये W2 दे दिया। अब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं, एक के इक्विवेलेंट दूसरे के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएंगे। एक का वेट दिया गया है तो उसके इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर दिया जाएगा। दूसरे का वेट दिया गया है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर दिया जाएगा। इस तरीके से W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरा कैसे बन सकता था? क्वेश्चन दूसरा बन सकता था वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप पर, कि मान लीजिए किसी एक का वेट दिया है, किसी दूसरे का वॉल्यूम दिया है। याद रखिएगा, जब भी वॉल्यूम देंगे तो वॉल्यूम के साथ या तो नॉर्मेलिटी सीधे दे देंगे या कोई ऐसा हिंट दे देंगे जिससे नॉर्मेलिटी आप कैलकुलेट कर सको। तो आप यहाँ पर देखिए, फिर भी इन दोनों के इक्विवेलेंट्स ही तो आपको बराबर करने होंगे। इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं और इक्वली बनते हैं। चूंकि एक का वेट दिया है, तो उसके इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए W/E करेंगे आप, और वहाँ पर उसका वॉल्यूम दिया है तो उसका N और V से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर V ml में, नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर V ml में होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर V ml में हो तो V ml/1000 कर देंगे ताकि ये मिली इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट बन जाए। अगर ये लीटर में होता तो यही रिलेशन आपका सिंपली इतना होता, N × V इन लीटर। तब हमें 1000 को मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट ना आती। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। चलिए, बाकी इन सब के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के DPPs के अंदर हम सब करेंगे। यहाँ पर वो सारे केसेस देखते हैं जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए किसी एक का वॉल्यूम दिया, मैंने कहा था वॉल्यूम के साथ मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी का हिंट ज़रूर देंगे। अगर मोलैरिटी देंगे तो नॉर्मेलिटी में आप कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ पर V1 N1 हो गया, यहाँ पर N2 V2 हो गया। अब इक्वल इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट फिर से लगा दीजिए। इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं और इक्वल ही बनते हैं। N1 इक्वल A के इक्विवेलेंट्स बराबर B के इक्विवेलेंट्स। A के इक्विवेलेंट्स N1 B1 से निकलेंगे, B के इक्विवेलेंट्स N2 B2 से निकलेंगे, दोनों बराबर हो गए। मोल रिलेशनशिप में क्या हो सकता है भाई? मोल रिलेशनशिप में ये हो सकता है किसी एक के मोल दिए गए हों और दूसरे के मोल पूछे गए हों और वहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है। मान लीजिए किसी A के मोल्स N1 दिए हैं, किसी B के मोल्स N2 दिए हैं
और वहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन में मैंने एक ही बात बताई कि दुनिया के हर रिएक्शन में आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं, दोनों के इक्विवेलेंट्स आपने बराबर कर दिए। नंबर ऑफ मोल्स इनटू कन्वर्जन फैक्टर, इससे आपके इसके इक्विवेलेंट्स निकल आए। नंबर ऑफ मोल्स इनटू कन्वर्जन फैक्टर, इससे आपके इसके मोल्स निकल आए, और इस तरीके से ये रिलेशन आपके काम आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? चलिए, यहीं पर अगर हम इस तरीके से देखें, क्या ये क्वेश्चन मोल और वॉल्यूम रिलेशनशिप पे भी तो हो सकता था। सपोज करिए यहाँ पर किसी के मोल दे दिए गए और साथ में वॉल्यूम दे दिया गया। मान लीजिए किसी के मोल दिए हैं, किसी का वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम के साथ मैंने कहा था या तो नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी का हिंट जरूर दिया जाएगा। अगर मोलैरिटी दी जाएगी तो कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन लगाना नॉर्मेलिटी ही है, मोलैरिटी नहीं लिख सकते सिंपली। तो क्या करोगे, इसके इक्विवेलेंट्स इसके इक्विवेलेंट फिर बराबर कर दो। ए के मोल से मोल्स को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स को उसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, Na इंटू CFA। और यहाँ पर इक्विवेलेंट्स ऑफ बी निकालने के लिए अगर उसका वॉल्यूम दिया है तो उसकी नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप ये रिलेशन बनाएंगे, और इस रिलेशन की हेल्प से जिस भी तरह का क्वेश्चन और जिस तरह के क्वेश्चंस में जो रिक्वायरमेंट आएगी, जो क्वेश्चन आएगा, वो आप डिस्कस कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन और भी किस तरीके से बन सकते हैं, केस 6 को अगर देखा जाए, केस 6 को देखा जाए तो यहाँ पे मोल वेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। किसी एक का मोल दिया गया है, किसी दूसरे का वेट पूछा गया है, या वो वेट दिया गया है, मोल्स पूछे गए हैं। सीधे इक्विवेलेंट्स लगाओ, कुछ और मत सोचो। इक्विवेलेंट्स के लिए मोल्स को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो, वेट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो, दोनों को बराबर कर दो। इससे दुनिया में सिंपल तरीका कोई नहीं मिलेगा। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने ये समझ लिया तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, बल्कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर हर तरह के रिएक्शंस के लिए आप सक्षम हो गए, पावरफुल हो गए, आपके अंदर वो पावर आ गई जिसकी मदद से आप सब कर सकते हो।